दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिनके आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस टोटल इस चैप्टर के एक के बाद एक टक 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 आपको इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका कॉन्सेप्ट, इसकी अप्रोच आपके दिमाग में सेट ना हो। बिलीव मी, आपको वीडियो को देखना है, सारे क्वेश्चंस को समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम करने वाले हैं 3 MCQ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है। सबसे पहला MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको मालूम होगा, आपने रियल नंबर चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपने कोप्राइम जरूर सुना होगा। और मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया तो मैंने कहा था कोप्राइम्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एक नंबर का सवाल तो आ ही सकता है MCQ में। या फिर प्रूव इर्रेशनैलिटी में जो पक्का क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसमें कोप्राइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है उन सवाल को इर्रेशनल प्रूव करने में। तो कोप्राइम्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, को मतलब 2, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर्स। ऐसे 2 पेयर ऑफ नंबर्स जो आपस में प्राइम्स हो। इसके कहने का मतलब क्या है कि उनका जो कॉमन फैक्टर हो केवल और केवल 1 हो, इसके अलावा और कुछ भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स हैं 6 and 8। अगर मैं कहूँ इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो आपको 2 मिल जाएगा। 2 से 6 भी कट रहा है एंड 2 से 8 भी कट रहा है। बट वहीं मैं कहूँ 11 and 13, इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भी काट ले और इसको भी काट ले। देन 11 and 13 आर कोप्राइम नंबर्स एंड 6 and 8 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। इसी तरीके से हमें फाइंड करना है कौन सा कोप्राइम नंबर्स है, कौन सा वो नंबर्स है जिनके दो नंबर्स के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए में देखिए 14 and 35, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये भी कट जाएगा। देन ये नहीं है। इसके बाद करते हैं 18 and 25। 18 and 25 में आप देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। 3 से 18 तो कट जाएगा बट 25 नहीं कटेगा। 5 से 25 तो कट जाएगा बट 18 नहीं कटेगा। तो इसलिए यही आंसर है। बट हम आगे भी देखेंगे। अगला आया 31 and 93। अब यहाँ पर देखिए 31 बन जाए, 31 3 जा 93, ये भी कट गया, ये भी आंसर नहीं है एंड ये भी आंसर नहीं, क्यों से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है HCF ऑफ 2 cube into 3 square into 5 and 2 into 3 square into 5। इस तरीके का आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस है इस बार। तो देखिए इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनको हम सबसे पहले लिख लेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपने लिखा 2 power 3 into 3 square into 5। ये देखिए ये किसी नंबर के ही तो मल्टीपल्स हैं, किसी नंबर के ही तो फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वो नंबर ले लिया हमने ए। अगला नंबर है बी जिसके मल्टीपल्स ये हैं, क्या है 2 into 3 square into 5। अब देखिए मैंने आपको बताया था HCF किस तरीके से निकालेंगे। इनमें जो सबसे छोटी, फॉर एग्जाम्पल 2 की जो छोटी पावर है उसको हम ले लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर है 3, यहाँ पर 2 की पावर है 1, जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर 1। देन छोटी पावर लेंगे तो हम 2 की पावर 1 ले लेंगे। यहाँ पर दोनों में 3 की पावर 2 है, देन हम 3 की पावर 2 ले लेंगे। यहाँ पर दोनों में 5 की पावर 1 है, देन हम 5 ले लेंगे। तो इससे हमने क्या लिया, 2 लिया एंड 3 लिया एंड 5 लिया। आंसर क्या आ गया, 3 2 6 एंड 6 5 30। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। मतलब वो लार्जेस्ट नंबर, सबसे वो बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको आपको ट्रिक से समझाऊं तो देखिए ट्रिक से आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से समझ जाएंगे। और ये ऐसी ट्रिक है जो 99% नहीं 100% सवालों पर लागू होती है लगभग। ओके, तो वो ट्रिक क्या है, देखिए ऐसा वो जो नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे, जो बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर होगा वो इन दोनों नंबर से छोटा ही होगा। इन दोनों नंबर से छोटा ही होगा ना। ऐसा वो नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, वो नंबर इन दोनों नंबर्स तो छोटा ही होगा। और अगर वो इन दोनों नंबर छोटा होगा तो आपको आंख मीच के HCF फाइंड करना है। आंख मीच के HCF फाइंड करना है। अगर वो नंबर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा गया था व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय इतने एंड इतने, देन हमें वो नंबर बड़ा होता, देन हमें उसका LCM फाइंड करना था। बट यहाँ पर हमें उसका HCF फाइंड करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें छोटा नंबर फाइंड करना है। तो इसका हम HCF फाइंड कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो मे बी यहाँ पर समझ के देखता हूँ, शायद 256 से कट जाएंगे। ओके, आप लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं वेरी इजीली, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। ओके, नाउ अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है जिसके 2 और 3 मार्क्स में आने के बहुत ज्यादा चांस है। 2 क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेन वेदर 5 into 12 into 37 plus 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है हमसे ये जो नंबर है, मैंने क्या कहा, ये जो नंबर्स है ना, ये किसी न किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बोल लीजिए या फिर फैक्टर्स बोल लीजिए या फिर मल्टीपल्स बोल लीजिए। यहाँ पर एक नंबर का दूसरा फॉर्म लिखा हुआ है जिसको हम तोड़ के लिख दिया हमने, वो नंबर है ये। अब ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये चीज हमें बतानी है।
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से ही डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो 1 और खुद को छोड़ के किसी और नंबर से, किसी भी और नंबर से डिवाइड हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब अगर हम इस बात को प्रूव कर दें कि ये नंबर खुद को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी एक भी नंबर से डिविजिबल है, देन ये बात प्रूव हो जाएगी ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये बात गलत हो गई तो देन ये प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो आइए प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 × 12 × 37 + 4। इसको हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, सॉरी प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, ये बताना है। ओके, सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर 4 है। जो चीज प्लस में लिखी हो ना उस पर फोकस करिए। यहाँ पर अगर 4 है तो हमें कैसे भी करके यहाँ पर भी 4 लाना है। अगर नहीं मिल रहा है देन आप ये कंफर्म कर लीजिए कि प्राइम नंबर है। अगर मिल गया देन आप ये कंफर्म कर लीजिए कि कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हमें 12 मिल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 × 37 + 4 लिख दिया। ओके, ये एक टर्म हो गया, ये इतना, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ये पूरा एक नंबर है। नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मल्टीपल्स को तो हम इस स्पेशल टर्म नहीं मानते हैं ना, जहाँ पर प्लस या माइनस लगाओ उसी के बाद या उसी के इस साइड ही स्पेशल टर्म माना जाता है। तो दो टर्म्स हो गए, ये पूरा नंबर हो गया। ओके, इससे हमें कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों टर्म से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 4 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर क्या है, 5 × 3 × 4 हट गया तो क्या आ गया 1। यहाँ पर 37, यहाँ पर देखिए +1 कॉमन ले लिया ना 4। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये एक इंटीजर बनेगा जाके। क्या बनेगा? ये एक पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, +1 हो रहा है तो पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट ये नंबर इक्वल टू A, वेयर A बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव। इतना कर लिया। यहाँ पर क्या आ गया, 4A आ गया। अब बताइए ये जो नंबर है अगर मैं इन सारी मल्टीप्लाई करूं और प्लस करूं एक नंबर आएगा। वो नंबर खुद से तो डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ये देखिए 4 × A, 4 × A, इसका मतलब कि वो नंबर 4 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये बात प्रूफ हो गई। सो 4 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। ओके, दिस नंबर, हेंस दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, प्रूव होगी। इसी तरीके से आपको प्रूव कर देना, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, सो दैट एनी नंबर ऑफ द 6 पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n। ये छोटा n है, ये बड़ा n है। जो बड़ा n है वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है, ये जो n है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ये इस चीज को बता रहा है। कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो यहाँ पर क्या है, हमें ये चीज शो करनी है। सो दैट हमें यहाँ पर ये शो करना है कि जो 6 पावर n है, n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर रख दें। n की जगह हम कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू रख दें, 1 2 3 4 5 6 डॉट इस तरीके से। तो वो कभी भी एंड जीरो डिजिट से एंड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 10, ये क्या, ये जीरो नंबर की डिजिट से एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 19, ये क्या है, 9 नंबर की डिजिट से एंड हो रहा है। तो हमें ये प्रूव करके लाना है कि हम n की जगह यहाँ पर कोई भी नंबर रख दें, कभी भी 1 रख दें, 2 रख दें। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 0 से एंड नहीं होता है। और 6 का क्यूब क्या होता है, 216 ऐसी कुछ होता है, वो भी 0 से एंड नहीं होता है, 6 से एंड होता है। तो हमें यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इसी चीज़ को हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। किस तरीके से करेंगे, लॉजिक समझिएगा, अप्रोच समझिएगा, मैं कौन सी अप्रोच इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तरीका समझिएगा, तरीका इज इम्पोर्टेंट। सो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए देखिए आप सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए, कोई भी नंबर 0 डिजिट से एंड कब हो सकता है, तभी हो सकता है जब उसमें 2 और 5 का फैक्टर हो। क्या फैक्टर हो, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 और 5। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ 4 आएगा, 2 का मैं क्यूब करूँ 8 आएगा। ओके, आप 2 का 4 बार कर लीजिए, 2 की पावर 4 रख कर देखिए तो क्या आएगा, 16 आएगा। ये भी 6 से एंड हो रहा है, ये 8 से एंड हो रहा है, ये 2 से एंड हो रहा है। आप 3 का करके देख लीजिए। इस तरीके से कभी भी 0 से एंड नहीं होगा अनटिल 10 ना आ जाए। 10 का मतलब 10 हो, 100 हो, 20 हो, मतलब कि उसमें 2 × 5 के फैक्टर्स होने चाहिए। 10 में क्या है, 10 इक्वल लिख सकते हैं 2 × 5, 20 इक्वल क्या लिख सकते हैं 4 × 5। क्या लिख सकते हैं 4 × 5। इसको हम लिख सकते हैं 2² × 5। मतलब ये 2 और 5 के फैक्टर्स है ना, 2 और 5 के फैक्टर्स मिले कि नहीं मिले, ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए इस सवाल को प्रूव करने के लिए। हम लिखेंगे इफ 6 पावर n एंड विथ डिजिट 0, अगर ऐसा है then it is necessary that 6 power n have 2 and 5
एज इट फैक्टर्स। भाई 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट, ये नेसेसरी है, 2 और 5 फैक्टर जरूर होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हो तो चल जाएगा, बट 2 और 5 इज नेसेसरी अगर 0 डिजिट से एंड करना है। तो ये चीज़ हो गई। बट 6 पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n डज नॉट इक्वल टू 2 इंटू 5 की पावर n। ये समझिए आप, यहाँ पर 5 कहाँ पर है, डज नॉट इक्वल है ना 2, भाई 5 का फैक्टर्स में है ही नहीं ना। तो हम ये भी लिख देंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम जानते हैं कि अगर भाई कोई चीज़ किसी चीज़ की आइडेंटिटी है तो वो यूनिक है। फॉर एग्जांपल 6 पावर n को हम 2 इंटू 3 पावर n ही लिख सकते हैं। 2 इंटू 8 पावर n लिख देंगे, 2 इंटू 8 की पावर होल पावर n, देन वो 6 पावर n नहीं होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यही तो सिखाती है। देखिए इस क्वेश्चन में किस तरीके से पूरे मार्क्स लाने हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है और लैंग्वेज को ही मैं समझा रहा हूँ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we know that according to fundamental theorem of arithmetic, इस तरीके से हम लिख लेंगे every composite number, क्या every composite number have factors, have prime factors and this factorization is unique। क्या लिखना है, every composite numbers have its prime factors and this factorization is unique। okay, so 6 power n does not have 5 as its factors, 2 तो है बट 5 नहीं है as its factor, hence 6 power n can never end with digit 0 where n belongs to natural number, मतलब कैपिटल n। ओके, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा ना। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई HCF इनटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर एक एमसीक्यू बन सकता है। मैंने एग्जांपल नहीं लिया था क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले के बारे में आपको समझ में आ जाएगा और आपको पता भी होगा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो HCF और LCM लेंगे दो नंबर्स का, उनका जो रिलेशन होता है ये यही होता है कि अगर हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे और जिस नंबर्स का हमने HCF और LCM निकाला उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा। ओके, बट इसी फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कब कर पाएंगे, जब हमें ये सारी चीजें पता हो, HCF भी पता हो, LCM पता हो और ये भी पता हो, नंबर्स भी पता हो। तो नंबर्स तो पता है HCF एंड LCM फाइंड करने, देन वो वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले इनका HCF एंड LCM फाइंड करेंगे। तो हम 404 क्या लिख सकते हैं भाई, लो ये कर लीजिए जैसे बचपन में आप करते थे। 2 से होएगा 202, ओके 101, देन अब किससे होगा, 7 से होगा। ये प्राइम नंबर तो नहीं है 101, मे भी ये प्राइम नंबर ही है। ओके, ना भी हो तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 101। ओके, 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 48, 2 इंटू 24 आ गया, 2 इंटू 12 आ गया, 2 इंटू 6 आ गया, ओके 2 इंटू 3 आ गया, देन 3 ये आ गया। ये हम 96 को लिख सकते हैं। अब इसमें हमें LCM फाइंड करना है, देयरफॉर HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। HCF में क्या होता है, छोटी पावर लेनी पड़ती है ना, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, ओके ये भी 2 कॉमन आ गया। अब देखिए छोटी पावर का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 101 ऊपर वाले को, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू 3, ये लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 ही तो कॉमन लिए, तो छोटी पावर ले ली, बस यही चीज होती है। ओके, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो बस 2 स्क्वायर यानी कि 4 इसका आंसर हो गया। ये 3 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, ओके नहीं होगा डिवाइड, ठीक है 4 आंसर हो गया। अब हम इसी प्रकार से LCM निकालेंगे। LCM क्या आएगा, ये जो कॉमन आ गया है। ओके, LCM या फिर आप ये समझ लीजिए बड़ी पावर होती है वो ली जाती है। 2 की जो बड़ी पावर है उसको हमने ले लिया, क्या ले लिया 2 पावर 5, इसके बाद जो बचा 101 इंटू 3। ओके, इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वो इसका वो हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर आ रहा है 14544। ओके, ये देखिए मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से मैं HCF और LCM फाइंड कर लिया हमने। अब देखिए हमें इसको वेरीफाई करना है, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला 110% सही है। फॉर वेरिफिकेशन हम क्या लिखेंगे, फॉर वेरिफिकेशन। अप्रोच देखिए और किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी जाती है, ये भी इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये चीज़ें देखिए आप। फॉर वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को HCF लिखेंगे, LCM लिखेंगे एंड नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स क्या है 404 इंटू 96 एंड HCF एंड LCM मिल ही गए। HCF क्या आया है 4 आया है, ये क्या आया है 14544। ओके 4 से 4 इंटू 96। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता है कि इक्वल ही वैल्यू आएगी। देन आप क्या लिख देंगे, हेंस इस तरीके से हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
वेरीफाइड लिख देंगे। ओके वेरी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज इट ओके, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट लिखना है, उसको स्टेट करना है वो क्या कहती है। इसके बाद इज इट पॉसिबल दैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम क्या 16 और 54 हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसे सवाल है, हो सकता है आपने ऐसे सवाल अभी तक ना देखा हो, जस्टिफाई और आंसर, अगर हो सकता है या नहीं हो सकता अपने आंसर को जस्टिफाई करिए, क्यों नहीं हो सकता या क्यों हो सकता है। ओके सबसे पहले स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर देखिए अगर आपको बेसिक पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारी कहती क्या है, तो डेफिनेशन को भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन का मतलब उसके स्टेटमेंट को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये कहती है कि भाई अगर एक कोई कंपोजिट नंबर है, अगर एक कंपोजिट नंबर है तो उस कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स में भी लिख सकते हैं, मतलब उसके फैक्टर्स के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हैं। और वो जो उसका प्राइम फैक्टर्स है ना, वो उसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, मतलब इसके जैसा फैक्टराइजेशन और किसी का नहीं होगा। ये जो फैक्टराइजेशन है ना, ये इसी नंबर का हो सकता है, इसी कंपोजिट नंबर का, किसी और कंपोजिट नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब अगर आप समझदार हैं तो आप अच्छे वर्ड्स में इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसी का नंबर है, किस तरीके से आपको लिखना है मैं बोले दे रहा हूँ, लिखने में टाइम लगेगा। ओके इस तरीके से आपको 2 लाइनें मान लीजिए आपने लिख दिया, क्या लिखेंगे आप, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its prime. Every composite number can be expressed as a product of its primes, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order. Order भी मैटर नहीं करते हैं, okay? Order भी मैटर नहीं करते हैं, इसलिए लिख देंगे this factorization is unique apart from the order in which the prime factor. okay? ये हो गया उसका स्टेटमेंट। एक नंबर आपको मिल गया अगर ये 3 नंबर का सवाल आएगा। अगली चीज आती है, इज इट पॉसिबल दैट एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर 16 एंड 54 रिस्पेक्टिवली, क्या ये पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि नहीं भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम, मतलब अगर ऐसे पूछा जाए कि ये 2 नंबर्स क्या पॉसिबल है किसी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम, तो हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एचसीएफ फैक्टर है एलसीएम का तब ये चीज़ पॉसिबल होगी, ध्यान रखना। अगर किन्हीं 2 नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें तो एचसीएफ फैक्टर होगा एलसीएम का, एचसीएफ पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा एलसीएम को। फॉर एग्जांपल अगर हम यहीं पर कह दें कि 3 एंड 8 कि 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ हो सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं हो सकते क्योंकि भाई 3 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है, 3 8 का फैक्टर नहीं है। ओके यहाँ पर ये चीज़ हमें चेक करनी है, क्या 16 54 का फैक्टर है, तो भाई 16 देखिए 54/16 हम करेंगे, 16 को डिवाइड कर देना चाहिए अगर एचसीएफ एलसीएम होंगी। तो भाई 2 से आ गया 8, 2 से आ गया 27, अब देखिए 8 आ गया 27 आ गया, ये कैसे डिवाइड होंगे, नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से हम लिख देंगे हेंस 16 एंड 54। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखेंगे कि if 16 and 54 are the HCF and LCM of any 2 numbers, then it is necessary that 16 must be a factor of 54. But 16 is not a factor of 54. 54 is not divisible by 16. ये भी लिख सकते हैं। Hence 16 and 54 are not in the HCF and LCM of any 2 factors. Is it not possible? और यही आपका आंसर जस्टिफाई हो गया। इस तरीके से आप लिख देंगे। ओके हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये समझ लिए वर्ड प्रॉब्लम से, रियल नंबर चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम से, इससे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बढ़िया क्वेश्चन, एकदम बेस्ट क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलने वाला। देखिए इन ऐसे क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ पाएं कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने ये कर लिया तो 50% नहीं आप 70% कम से कम ये समझिए सवाल सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद टोटल आपकी कॉन्सेप्ट, आपकी नॉलेज के अंदर डिपेंड करता है आप आगे सवाल किस तरीके से कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन ये कह रहा है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 ओके 240 एंड 96 बुक्स रिस्पेक्टिवली। एक देखिए सेट है, ये हो गया सेट हमारे किसका, इंग्लिश का, ये हो गया मैथ्स का, ये हो गया साइंस का। ठीक है हो गया, ये सेट हो गए 3। इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में 336 बुक्स, साइंस में कितने, मैथमेटिक्स में कितनी है 240 बुक्स, साइंस में कितनी है 96 बुक्स। ठीक है रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की हो गई 336, मैथमेटिक्स की हो गई 240, तरीके से इनका वर्ड्स का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। ओके हैव टू बी स्टैक्ड इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज। अब देखिए स्टैक्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ओके अब देखिए ये सेट हो गया, सेट में भी अंदर स्टैक्स हैं, समझ रहे हैं आप, बंडल्स हैं, बंडल्स इस तरीके से। और मतलब फॉर एग्जांपल ये सेट है, ये हो गया इंग्लिश का सेट, तो इंग्लिश के सेट में ये एक नंबर ऑफ, ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक है, ये एक स्टैक है। ओके इस तरीके से इसमें, इस तरीके से इसमें है। और यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का है तो इंग्लिश के ही सब्जेक्ट्स के यहाँ पर स्टैक्स हैं। स्टैक्स का मतलब छोटे बंडल्स मान लीजिए, सेट का मतलब बड़ा बंडल मान लीजिए।
एंड स्टोर सब्जेक्ट वाइज एट द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। ओके, स्टैक्स की जो हाइट है ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में जो सेट्स है उसमें 336 बुक्स हैं तो ये बड़ा सेट होगा। ओके, मैथमेटिक्स थोड़ा छोटा होगा, साइंस का और छोटा होगा, बट स्टैक्स की जो हाइट है ना वो सेम है। स्टैक्स क्या है, इसके अंदर की जो बंडल्स हैं हाइट सेम है उनकी। तो अगर उनकी हाइट सेम है भाई, अगर इसकी इतनी हाइट है इसकी इतनी हाइट है तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा स्टैक्स होंगे। समझिएगा सवाल, यहाँ पर कुछ कम स्टैक्स होंगे क्योंकि भाई सेट की लंबाई इसकी थोड़ी सी कम है, इसकी और कम है, तो यहाँ पर और कम स्टैक्स होंगे क्योंकि जो अंदर स्टैक्स हैं स्टैक्स की हाइट, स्टैक्स में जो अंदर बुकें भरी हैं तो उस पर्टिकुलर स्टैक की हाइट सेम है, सारे स्टैक्स की हाइट सेम है। तो डिफरेंस किस बात का होगा, डिफरेंस इस बात का होगा कि एक सेट में स्टैक कितने हैं। समझ गए बात आप, एक सेट में स्टैक कितने हैं। इसी तरीके से इस सेट में स्टैक कितने हैं, इस सेट में स्टैक्स कितने हैं। समझ गए, टोटल स्टैक्स को हम ऐड कर देंगे, हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड करनी होगी वो ये फाइंड करनी होगी कि यहाँ पर जो स्टैक्स में जो बुक्स हैं वो कितनी है। भाई देखिए ये सेट हो गया, एक स्टैक में देखिए हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं और सेम हाइट है, मतलब समझ रहे हैं, स्टैक की हाइट सेम है, उसमें मतलब नंबर ऑफ बुक्स भी सेम है। अलग अलग सब्जेक्ट की वो बात अलग है, नंबर ऑफ बुक्स तो सेम है ना, नंबर ऑफ बुक्स तो सेम है, उसकी हाइट सेम है, नंबर ऑफ बुक्स सेम है मतलब। ठीक है, तो हमें वो नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है। अगर हम एक सेट में कितनी बुक्स हैं ये फाइंड कर लें तो टोटल जो सेट है, एक सेट में कितनी बुक्स हैं, एक स्टैक में कितनी बुक्स हैं ये फाइंड कर लें, और हम पूरे सेट में कितनी बुक हैं ये फाइंड कर लें। तो अगर हम उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे ना, नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे ना। एक स्टैक में इतनी बुक्स हैं, पूरे सेट में इतनी बुक्स हैं, ठीक है, इतनी बुक्स हैं। तो अगर हम ये इस पूरे को इससे डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे ना। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम नंबर ऑफ बुक्स एक स्टैक में, जितनी नंबर ऑफ बुक्स इस स्टैक में होंगी इंग्लिश की उतने ही इसमें होंगे, उतने ही इसके नीचे वाले में होंगे। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, इन्हें हम कहीं दूसरी जगह स्टोर करके रख रहे हैं फाइनली सेट से निकाल के। तो कितने स्टैक्स होंगे हमें ये पता करना है। सबसे पहले हम बुक्स फाइंड करेंगे, एक स्टैक में बुक्स कितनी और बुक्स कैसे फाइंड करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि बुक्स, जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी किसी सेट में वो इन तीनों से कम होगी। समझ रहे हैं ना, इन तीनों नंबर से कम होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ बुक्स ऑफ इंग्लिश, इस तरीके से आ गई है 336। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स ये आ गई 240। नंबर ऑफ बुक्स ऑफ साइंस ये आ गई 96। अब देखिए एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी, एक स्टैक में कितनी बुक्स होंगी सेट में। सबसे छोटा लीजिए आप, साइंस में 96 बुक है, साइंस के पूरे सेट में, उसके अंदर भी कुछ स्टैक्स हैं। एक स्टैक में कितनी बुक होगी, वो हमेशा इस वैल्यू से कम ही तो होगी। समझ गए आप, इसी तरीके से इस वैल्यू से भी कम होगी, इस वैल्यू से भी कम होगी। तो क्या होगा, तो सारे में सेम है, सब में सेम है। जितनी इस वाले स्टैक में बुक्स होंगी उतनी इस वाले स्टैक में भी बुक होंगी, उतनी ही इंग्लिश वाले स्टैक में भी बुक होंगी। तो हमें क्या करना है, छोटा वैल्यू होगा ना इनसे, क्या होगा, इनसे छोटा वैल्यू होगा, तो हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ से हमें नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएंगे, एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ बुक्स हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स इन वन स्टैक इक्वल टू एचसीएफ ऑफ कितना 336, ओके 240 एंड 96। इनका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ कितना आएगा मैं भी फाइंड करके आपको बताता हूँ। ओके, सो इनका एचसीएफ आएगा 48। कितना आएगा एचसीएफ 48, यानी कि एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, एक स्टैक में 48 बुक्स हैं। अब देखिए नंबर ऑफ स्टैक्स हम फाइंड करेंगे कहाँ पे, इन साइंस, छोटे से चलते हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टैक्स इन साइंस सेट कितने होंगे भाई, टोटल बुक्स कितनी है 96, एक स्टैक में कितनी है 48, कितने स्टैक आ गए, 2 स्टैक्स आ गए। इसी तरीके से नंबर ऑफ स्टैक्स इन मैथमेटिक्स, ओके, मैथमेटिक्स सेट, टोटल बुक्स कितनी मैथमेटिक्स 240, एक सेट में कितनी, एक स्टैक में कितनी बुक्स हैं 48, आंसर कितना आ गया 5 स्टैक्स। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। इंग्लिश के सेट में 336/48, आंसर कितना आ गया, शायद 7 आ जाएगा। ओके, 7 आ जाएगा, 7 स्टैक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स, टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स बाकायदा इसमें लिखेंगे इक्वल टू
नंबर ऑफ स्टैक्स इन इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ स्टैक्स इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टैक्स इन साइंस। कितने आ गए? 7 5 12 तो 14, 14 स्टैक्स। यही इसका आंसर हो गया। 14 स्टैक्स इज द आंसर। ओके, 14 स्टैक्स इज द आंसर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट, सवाल क्या कहता है, उसको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हमने ये लिखा कि क्या गिवन है, समझ रहे। इसके बाद चीजें निकाली कि हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले फाइनल टारगेट हमारा क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फोकस ऑन दिस। अगला हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिनकी पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जाम में आने की 99% नहीं 100% है। लोग दावा करते हैं, टीचर्स दावा करते हैं अगर ऐसे सवाल नहीं आए बोर्ड एग्जाम में तो पढ़ाना छोड़ देंगे। इस तरीके से मतलब या तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, या इस प्रकार से हो सकता है जैसे अगला मैं सवाल करवाऊंगा 4 + 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से सवाल, मतलब ये वाले प्रूफ इरेशनलिटी वाले सवाल आने ही आने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझिएगा मैं किस तरीके से लगा रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर आपने रटने का प्रयास नहीं किया और कॉन्सेप्ट पर फोकस किया। ठीक है, देखिए √3 इज एन इरेशनल नंबर, हम इसको किस तरीके से इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। हमें पता है कि √3 इज इरेशनल नंबर, हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। आप सब लोग जानते होंगे कि रियल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम कैसे भी करके ये बात प्रूव कर दें कि √3 रेशनल नंबर नहीं है, देन ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे किस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम √3 को रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। क्या करेंगे, √3 को रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे। इसके बाद फाइनल उसका मतलब समझ रहे हैं, ऐसे एज्यूम करके उसकी कंक्लूजन निकालेंगे, उसकी कंक्लूजन निकालेंगे, उसकी कंक्लूजन निकालेंगे, समझ रहे हैं। इसी तरीके से हम एक मिथ में कंक्लूजन निकालते रहेंगे, लेकिन कहते नहीं अंत में तो सच्चाई सामने आती है। तो लास्ट में ये हमें बात पता चलेगी भैया हम अभी तक जो कर रहे थे वो सब कुछ गलत है, हमने एज्यूम ही गलत किया था। और अगर हमने एज्यूम गलत किया था यानी कि वो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि वो रेशनल नंबर नहीं है, यानी कि वो इरेशनल नंबर है। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब अगर ये रेशनल नंबर है देन उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं √3 इज अ रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू P/Q, वेयर जहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, कंडीशंस होती हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, P, Q आर को प्राइम नंबर्स। देखिए भैया फिर आ गया को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि रेशनल नंबर नहीं है, समझ गए आप इसी कॉन्सेप्ट से। देखिएगा तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि भाई ये रेशनल नंबर है, P/Q के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, P/Q इक्वल √3। Q को उस साइड कर देंगे, अभी तक कुछ किया हमने, कुछ किया, P/Q इक्वल √3, Q को उस साइड कर दिया, ये आ गया। अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे क्योंकि भाई √3 दिख रहा है, हमें पसंद नहीं है भाई, ये रेशनल नंबर पसंद नहीं है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्या गया, P² इक्वल टू 3Q²। अब देखिए इसको हम एज्यूम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, कुछ किया अभी तक, कुछ नहीं किया ना, √3 पसंद नहीं था, स्क्वायरिंग कर दी। अब देखिए थोड़ा सा कंक्लूजन देखिए, ये जो 3Q² है, आप देखिए क्या ये एक पॉजिटिव नंबर नहीं है भाई। ये Q कुछ भी हो, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर आएगा ना। प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अगर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि 3 से डिवाइड भी हो जाएगा ना, मतलब 3 इसका एक फैक्टर है ना। ओके, इतना आप जानते हो क्लास 10th में आप लोग। क्या हम लिखेंगे, 3Q² इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिखेंगे, 3Q² इज अ पॉजिटिव इंटीजर which is divisible by 3। ओके, which is divisible by 3। therefore P² भैया ये तो इसके इक्वल है ना, टोटली इक्वल है, then P² is also a positive integer which is divisible by 3। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर भैया a P² को डिवाइड कर रहा है देन a P को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 3 किसको डिवाइड कर रहा है, अरे दूसरा लेते हैं यार। फॉर एग्जांपल 4 64 को डिवाइड कर रहा है देन 4 8 को भी डिवाइड करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है भाई, 8 का स्क्वायर है ना 64, अगर उसको स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 8 को भी डिवाइड कर देगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, समझते हैं। देखिए P² को डिवाइड 3 जो है वो P² को डिवाइड कर रहा है, P² इज डिविजिबल बाय 3, देन P विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। ठीक है, P विल आल्सो डिविजिबल बाय 3। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया है, वो माना था, उसका कंक्लूजन लिखा, यहाँ से कुछ हमें दिखा वो लिख दिया, खत्म। अब देखिए फिर एक चीज एज्यूम कर लेंगे, P विल आल्सो डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो P है वो 3 से डिविजिबल है, तो हम क्या मान लेंगे, लेट एज्यूम
p इक्वल टू 3m, p को हमने 3m मान लिया ना भाई, 3 के मल्टीपल में है ना, p विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल है p, 3 के मल्टीपल में मान लिया भाई p जो नंबर है वो 3m के बराबर है। यहाँ पर m क्या हो सकता है, m एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, क्योंकि भाई ये एक पॉजिटिव इंटीजर था ना, यहाँ पर देखिए लिखा नहीं, ओके ये एक पॉजिटिव इंटीजर था ना, इसलिए m एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ओके p इक्वल 3m हो गया। नाउ पुट p इन इक्वेशन फर्स्ट, p की वैल्यू में इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। p की वैल्यू क्या है, 3m है, 3m का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर, क्या आया 9m स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये देखिए 3 से ये 9 कटा 3 बार, यहाँ पर देखिए आप क्या आया 3m स्क्वायर, ठीक है, 3 से 9 कट गया 3 आ गया, 3m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। यहाँ पर सेम चीज़ है, 3m स्क्वायर क्या है, 3m स्क्वायर इज अ पॉजिटिव इंटीजर divisible by 3, therefore q square is also a positive integer divisible by 3, so q will also divisible by 3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। एक चीज गौर फरमाइए आप कि जो सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, p is divisible by 3, क्या कह रही है, p is divisible by 3। इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है, q is also divisible by 3। भैया दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो ये कोप्राइम नंबर्स कहाँ से हुए, कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोनों 1 से ही डिवाइड हो सके, इसके अलावा कोई नंबर ही ना हो उन दोनों को डिवाइड करने वाला, कॉमन नंबर ना हो कोई जो दोनों को डिवाइड करते हैं। कोप्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना, खत्म। कोप्राइम नहीं है तो भैया रेशनल नंबर कैसे हुए, जो कि हम एज्यूम करके बैठेंगे √3 से रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं हुए तो वे रेशनल नंबर हो गए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड रूट क्या बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, हाँ 3 p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई, क्या है यही तो कह रहा है ना, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 3, नॉट को प्राइम, ब्रैकेट में लिख देंगे नॉट को प्राइम। सो अब बाय द फैक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, our assumption हमने assume किया था, our assumption is wrong, hence √3 is an irrational number proved, लिख दीजिएगा। now the second question is कि 4 + 2 √3 is an irrational number। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम किसी ऐसे नंबर को irrational प्रूव करने जाते हैं जिसके 2 टर्म्स हों, ठीक है, 2 टर्म्स हों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है एक टर्म और यहाँ पर 2 √3 है एक टर्म, तो ऐसे नंबर्स में ये चीज़ ऑलरेडी कंफर्म होती है कि जो मतलब यहाँ पर √3 होता है या √2 होता है या √5 होता है, कुछ भी होता है, तो ये चीज़ कंफर्म होती है कि हमें ये पता होता है, मतलब जब हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता होती है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये पूरा इर्रेशनल नंबर है, ये चीज़ को हमें प्रूव करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, देखिए सेम अप्रोच हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसको let 4 + 2 √3 is a rational number which equal to p upon q where p and q are integers and p, q are co-prime numbers, ठीक है, हो गया। p upon q इक्वल टू क्या लिख देंगे, 4 + 2 √3 लिख दिया। अब देखिए p upon q है ना, इसको इस साइड ले आएंगे भाई। सबसे पहले ये जो एक 2 टर्म है ना 2 √3 1 + 4, तो सबसे पहले एक टर्म को इस साइड ले आएंगे, जो मतलब इरेशनल नंबर √3 के साथ नहीं उसको इस साइड ले आएंगे, -4 = 2 √3। यहाँ पर क्या आएगा, p - 4q, 2 मल्टीप्लाई में ना नीचे आएगा डिवाइड, p - 4q अपॉन ये आ गया, ओके। अब देखिए हेंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये चीज़ हमें ऑलरेडी देखी यहाँ पर, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी इंटीजर्स, देयरफॉर p - 4q अपॉन 2q। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है भैया, इंटीजर का 4 × q, 4 भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा इंटीजर, p एक इंटीजर है, इंटीजर का इंटीजर माइनस करेंगे क्या आएगा इंटीजर, 2 × इंटीजर। अब इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल क्या आता है, इंटीजर अपॉन इंटीजर इक्वल क्या आता है, रेशनल नंबर आता है, देयरफॉर इज अ रेशनल नंबर। ये अपॉन ये मतलब ये जो पूरा होगा वो रेशनल नंबर होगा, नॉट पॉसिबल, ओ सॉरी ये रेशनल नंबर हो गया, ये तो पॉसिबल है। सो √3 विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर,
विल ऑल्सो बी अ रेशनल नंबर, बट हम लिख देंगे ब्रैकेट में नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम पीछे ही प्रूव करके आए हैं। मैंने आपको बताया जब भी हम इस प्रकार सवाल करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि √3, √2, √5, √7 ये सारे एक इरेशनल नंबर हैं। तो ये चीज वापस से कॉन्ट्राडिक्ट करके इसको हम आगे लेके देंगे। बट सो बाय द फैक्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अवर assumption is wrong, hence 4 + 2 √3 is an irrational number। एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी तक इस वीडियो में यहाँ पर टिके हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक फ्रेंड के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के, आपके सारे चैप्टर्स के 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 10-10 या 5-5 जिस हिसाब से देखेंगे, ओके, लाने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए, ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।